हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम उत्तराखंड उप निरीक्षक की तैयारी करवाएंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों का संविधान का पहला भाग हमने करवाया था, जिसमें हमने आप लोगों को आर्टिकल की सीरीज करवा रहे थे। आपने अगर उसको देखा है, देखो मैं इतना जानकर चलता हूँ कि जो विद्यार्थी देखता है वो सारा वीडियो ज़रूर देख रहा होता है, क्योंकि उसको पढ़ने से मतलब है। पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कोई भी परीक्षा को आप उठाकर पुरानी ईयर की देख लेना, उसमें आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सोर्स यानी स्रोत से क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ों को हम लोग यहाँ करवाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इससे पुराना मेरा वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को लगभग 51 कौतक यानी मैंने पूरे मौलिक कर्तव्य तक आपको समझाया था। भाग 4 मैंने करवा दिया था। आज हम भाग 5 को कर रहे होंगे। भाग 5 यूनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संघ। इसमें हम सारा संघ यानी आप लोग मानकर चले केंद्रीय स्तर पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम कर रहे होंगे। मैं जल्दी जल्दी आर्टिकल को पढ़ाता रहूँगा। आप लोगों के लिए ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है। मैं ये मानकर चलता हूँ यदि आप लोगों का उप निरीक्षक का पेपर जून या जुलाई के टाइम पर होता है, हो सकता है ये अगस्त में भी चले जाए, क्योंकि अभी हाल ही में इसके दोबारा से फॉर्म खुल गए हैं। 22 मार्च तक आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म भरने की आप लोगों को दे रखी है लोक सेवा आयोग ने। तो यानी इसका पेपर आपका अगस्त सितंबर में भी जा सकता है। आपके लिए अच्छा ही है, बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जल्दी जल्दी आप लोगों को 52 से लेके 151 तक आपको सारा यूनियन का जितना भी है ये टोटल मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ अपने सब बने रहेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूं तो इसमें आपका आता है सबसे पहला राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अगर आपसे पूछेंगे राष्ट्रपति का उल्लेख किस में है तो वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत है। अगर आपसे पूछेंगे 53 आर्टिकल के अंतर्गत क्या है तो उसमें ये मैंने अभी कल के दिन कम्युनिटी बॉक्स में ये डाला भी था। एक विद्यार्थी ने उसका मैसेज भी किया है। 53 आर्टिकल है, बिल्कुल उसका सही है। वो क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका जो संबंधित जितनी भी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो जो मैं आर्टिकल इंपॉर्टेंट कहूँगा आप लोगों को बस उसको 2 बार दोहराना है। जब आपका पेपर होगा आप वहाँ पर डायरेक्ट सही ऑप्शन पर टिक करके आएंगे। ठीक है। 54वां आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगाऊंगा उसको आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैसा हो जाएगा, देखो जो निर्वाचन मंडल है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो संबंधित पद्धति है वो कौन सी है, समानुपातिक पद्धति प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है। 56 में बात करेंगे। बहुत बार कभी कभी कार्यकाल के बारे में पूछ लेते हैं, ये अब नहीं आता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। जो जो नए हैं हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है। 57वां आर्टिकल आप लोगों का राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे पूछ लेते हैं महाभियोग, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये एक मैं अलग चैप्टर लेकर आऊँगा जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय जितने भी हमारे राज्य के अंतर्गत हमारे जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उनका मैं अलग वीडियो ले आऊँगा। आज हम सिर्फ आर्टिकल को कर रहे होंगे। ठीक है। 59 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी शर्तें हैं, क्या क्या उनकी शर्तें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँगा 60, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कहेंगे। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का यानी ओथ, इसका उल्लेख है किस में है, आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। महाभियोग को आप लोग इम्पोर्टेंट कहेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित प्रावधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 62वां बहुत ज़्यादा ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने का निर्वाचन ये इसके अंतर्गत कहा गया है। कैसे करके होगा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने माह तक के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया जाता है, अगर कोई रिक्त हो जाता है तो 6 माह तक का उसको टाइम मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं कैसे करके निर्वाचन होता है, कितने इसमें विशेषक हो, विशेषण आपके जब संसद होता है तो उसमें कितने होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2/3 है। अगर आपसे बात करेंगे
कि इनके निर्वाचन मंडल में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा एक अलग टॉपिक हो जाता है। राष्ट्रपति के बारे में एक अलग से हम टॉपिक लेकर आएँगे, तब मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। आर्टिकल 379, 380 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए थे। इस चीज़ को आप लोग देखना, ये भी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित हैं। कुछ आर्टिकल हैं जैसे 71, इसको मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद हैं वो सर्वोच्च न्यायालय, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी कल आपका संडे है और संडे यानी 17 तारीख है। जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के अंतर्गत पेपर है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी अभी देख रहा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो मैं आपको संघ का करवा रहा हूँ, इन आर्टिकल से कल कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी देख लेना, क्योंकि वो आपका कोर्ट से रिलेटेड है और वो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की बात करेंगे तो ये बहुत एक अलग ही है। आपको पता होना चाहिए इनके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा से आएँ, चाहे वो राज्यसभा से आएँ, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये प्रश्न कैसे बनेगा, देखो अगर पीसीएस का आपका पेपर आपको पता है, देखो आजकल फॉर्म बहुत सारे बने हैं, तो इस पेपर के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न ये बन जाता है इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता, तब वहाँ पर आप लोगों को ये सीधे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो राज्य का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा मंडल हैं वो भी निर्वाचित होते हैं। इसमें निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। ये कब जोड़ा गया था? 70वां संविधान संशोधन 1900 यहाँ पर 92 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पर आप आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन से मनोनीत विधानसभा परिषद के यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। याद रखना, जो मनोनीत हैं, जो 12 मनोनीत हैं वो शामिल नहीं होते, विधान परिषद के शामिल नहीं होते। बाकी जितने भी सीएम होंगे, चाहे जो भी होंगे, वो पूरे इसके अंतर्गत शामिल होंगे। कौन कौन नहीं होते? विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना, ऐसे प्रश्न आप लोगों के उसमें बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ लोकसभा के पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 102 और 1981 के अंतर्गत है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो पूरे करवाए। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का भी ऐसे ही है। देखो पॉइंट क्या है, आपको बिल्कुल ढंग से करते चलना है। मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं फिर बार बार बोलूँगा, मैं यहाँ किसी को पढ़ाने नहीं आया हूँ कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, कौन इसके यहाँ पर आपसे पूछेंगे कौन इसके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, कैसे करके उनको उनका प्रस्तावित किया जाए। सारी चीज़ें एक अलग मैटर है। मैं यहाँ सिर्फ आर्टिकल करवा रहा हूँ। तो विद्यार्थी ये ना कहे कमेंट में या फिर मुझसे टेलीग्राम में मैसेज में पर्सनली भी बोलते हैं कि सर आप मुझे जो करवाते हैं आप उसको पूरा डीप में पढ़ाएं। पॉइंट ये है, देखो इस टाइम डीप में पढ़ा के फ़ायदा नहीं है। और जो यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल करवा रहा हूँ, सिर्फ आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लेंगे, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, पता होना चाहिए। 64 है। उपराष्ट्रपति के बारे में जो उनके पद का उल्लेख है 63 आर्टिकल के अंतर्गत है, ये पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति उसकी जगह लेता है, ये कौन से में है ये आपको पता होना चाहिए। ये कार्यवाहक के रूप में 65वें आर्टिकल के अंतर्गत। 66वें आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अगर बात करेंगे 67वें के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है। 68वें राष्ट्रपति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के समय आकस्मिक स्थितियों में रिक्ति भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल ये 6 माह के अंतर्गत है। 69 आर्टिकल आपका उपराष्ट्रपति के शपथ के उल्लेख के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह देखो जो भी मैं आपको ओथ वाले बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे जो आपको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊँगा, परंतु कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बतानी ज़रूरी हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँगा कि अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेंगे, ऐसे भी आ जाएगा। तो 70वां आर्टिकल है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के विवाद को मैंने बता दिया था। 71वां तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मानकर चले। 71वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 इंपॉर्टेंट है। 64 इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं अलग से बता दे रहा हूँ, उनको एक एक बार जरूर देख लेना। अगर बात करेंगे 72वें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ, इसको आप इम्पॉर्टेंट करना। अब ये पता होनी चाहिए समाधान की शक्ति में लघुकरण क्या होता है, विराम क्या होता है, क्षमा क्या होता है,
परिहार क्या होता है, परिलंबन क्या होता है, अगर ये आपको सारी चीज़ें आती हैं, देखो अगर मैं इसको अलग से करवाऊँगा जिस दिन राष्ट्रपति तब मैं समझा दूँगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, देखो विराम में क्या है, सज़ा की प्रकृति की मात्रा को कम कर दिया जाता है। क्षमा में क्या है, उसकी जितनी भी आपके क्या कहते हैं, अगर क्षमा के से रिलेटेड है, ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। परिलंबन में क्या होता है, मृत्युदंड से अगर किसी को मिल रहा है तो उसको अस्थायी थोड़ा विलंबन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लघुकरण में सज़ा की प्रकृति मृत्युदंड टू कारावास में बदल दी जाती है, आपको ये सारा चीज़ें पता होनी चाहिए। परिहार में क्या है, सज़ा की मात्रा आजीवन कुछ वर्ष के लिए जोड़ दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक चीज़ अलग से करवा दूंगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के क्या बनते हैं, ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के थोड़ा डीप में जाकर बनते हैं। जब पीसीएस का प्री होगा तब वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ यूकेएसआई की, तो यूकेएसआई में डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 75 नंबर की मात्र आप लोगों की जीके है, जिसमें से आप लोगों के 10 से लेके 8 नंबर की आपकी पॉलिटी आएगी। तो इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति किसमें है, 72 में है। ठीक है, कौन कौन सी होती है उसके लिए मैं अलग लेकर आऊँगा, क्योंकि वो पीसीएस से पूछे जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेंगे वहाँ पर। लघुकरण क्या है, विराम क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कार्यपालिका के अंतर्गत, अब हमारा उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, अब हम कार्यपालिका के अंतर्गत बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसी में आपके पीएम भी मिल जाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी मिल जाएगा, ये सारा इसके अंतर्गत है। 80 के बाद आप लोगों का संसद शुरू हो जाएगा, वो भी आज करने वाले हैं। ठीक है, 73वां जो आपका है 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार इंपॉर्टेंट है। 63 मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति। 73 संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति का है। 74 में राष्ट्रपति का सलाह देने का है, मंत्रिपरिषद का गठन है यहाँ पर। 75 के अंतर्गत मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं। राज्यपाल संघ के मंत्री मान्यवादी पीएम के अंतर्गत यहाँ पर प्रसाद पर्यंत होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी मंत्री से जितने भी उपबंध हैं। 76वां होगा भारत के मान्यवादी का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, 77वां आपका भारत सरकार के लिए कार्य का संचालन संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। जो 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए पीएम का कर्तव्य, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। देखो 77, 76, 77 और 78 ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। दोबारा बोलूँगा, अगर आपसे भारत के मान्यवादी की बात करेंगे, भारत का मान्यवादी कौन है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसका उल्लेख है, इसका कार्यकाल पता होना चाहिए। शपथ इनको राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर होते हैं। 78 राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए पीएम के कर्तव्य होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संसद की। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, रीजन सिर्फ इतना ही है, आपका रिवीजन पर्पस है, रिवीजन को कंप्लीट करना। बात करते हैं 79 की, तो संसद के बारे में है, संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये मैंने इससे पहले बताया था। लोकसभा का उल्लेख है 81 में। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, ये प्रश्न अभी हाल ही में आया था एसएससी में, तो 82 के अंतर्गत है। संसद के सदन की अवधि 83 में है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। 85 में संसद के 17वां हसन और विघटन से संबंधित उल्लेख है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको भी इम्पोर्टेंट कहूँगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सारे कर लेना। 79, 80, 81, 83 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 82 इम्पोर्टेंट है। 87 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, ये 2 बार होता है, याद रखना। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक पर, आम लोकसभा के चुनाव के बाद, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं कि अभिभाषण कितनी बार होता है, 2 बार। 88 की बात करेंगे, संसद के साधनों में मंत्रिमंडल तथा मान्यवादी के अधिकार के बारे में कहा गया है। अगर बात करेंगे इसी में 90 की, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने पर, परित्याग होने पर या पद से हटाया जाने का उल्लेख है, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का उल्लेख किस में है, ये आप लोगों के 89 में है। 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति के अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख 51 में है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है 82 के अंतर्गत, तो 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन मैंने पहले करवा दिया है।
ठीक है। 92 की बात करेंगे तो जब सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प या विचार हो रहा होगा तब पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। याद रखना, ये ऐसे प्रश्न आप लोगों के बनते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ के जाते, यहीं से बन के हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 93 की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, फिर उसके बाद इसको हटाने का होगा 94 में, जैसे मैंने इससे पहले बताया आप लोगों को। ठीक है, ऐसी अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, कर्तव्य की पालना करने का उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख 95 में है। 96 में आप लोगों का जब अध्यक्षता उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प होगा तो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। याद रखना, ऐसे प्रश्न बनते हैं राज्यसभा से भी लोकसभा से भी। ठीक है, 97 इंपॉर्टेंट कहना है इसको, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते 97 में है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अगला क्या है, संसद के सचिवालय का उल्लेख है। संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख, ठीक है, 99 में है। 100वें में है, सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्तियों की गणपूर्ति 100वें के अंतर्गत है, यानी 100 आर्टिकल के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 101 आर्टिकल की। 50 आर्टिकल और रह गए हैं, जल्दी जल्दी उनको भी निपटाते हैं। संसद के स्थानों का रिक्त होना, अगर संसद में जो भी स्थान है उनको रिक्त होंगे तो 101 में, इसको इंपॉर्टेंट मानना। ऐसे प्रश्न अभी तक आए नहीं है मगर छुपे छुपे क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। 105 की बात करेंगे तो इसमें सदन के जो सदस्य हैं या फिर संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की जो समितियों की शक्तियां हैं वो विशेषाधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। जो सदस्य हैं उसके भत्तों के बारे में है। इससे पहले हमने अध्यक्ष और जो 97 था हमने उसमें उपसभापति और सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो वेतन और भत्ते थे। अब जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते 106 में है। 97 में क्या है, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। संयुक्त बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो जो बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। 108 वाला देख लेना। 109 धन विधेयक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 भी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 आपको पता होना चाहिए बजट के बारे में, 112 के अंतर्गत है। 113 में संसद के परिकलन से संबंध प्रक्रिया है। विनियोग विधेयक आपका 114 में है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इस बार एसआई के पेपर में, देख लेना। या फिर जो कल का पेपर है आप लोगों का यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का, उसमें ये आ सकता है क्योंकि बहुत अलग है। विनियोग विधेयक आप लोगों का 114 है। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है, अगर मैं बात करूँगा 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की जानकारी है। अगर यहीं पर आप लोगों का बात करते हैं इसमें, अगर मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत 123 में जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो 6 माह और 6 सप्ताह के यहाँ पर अधिकतम इसमें हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा जो अध्यादेश है भारत के शासन अधिनियम से लिया गया है 1935 से, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। अधिकतम आप लोगों की 6 माह है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत, अब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट 124 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न बन सकते हैं। कल जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, बार बार बोल रहा हूँ, 17 तारीख को, आज 16 है, और कल इसके पेपर में यहाँ से आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का न्यायालय से संबंधित कुछ बातें हैं। 124 में एससी की स्थापना संगठन का उल्लेख है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कार्यवार जो कार्य मुख्य न्यायाधीश होगी उसकी नियुक्ति की जाएगी। न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित 125 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसका जो आपका गठन है उसके बारे में। 127 में आपका तदर्थ जो न्यायमूर्ति होंगे उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। 128 में उच्चतम न्यायालय में बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो आपकी उपस्थिति है उसके बारे में है। सदन के 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कितने माह का नहीं होगा, 6 माह का अधिक से अंतर नहीं होना चाहिए सदन के 2 सत्रों के बीच में। ठीक है, अब लास्ट के जो हमारे 10 आर्टिकल हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। जो 29 है उसमें है सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। 130 में सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना।
बाकी यहाँ पर 137 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें निर्णय और आदेशों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। 137 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार देखने को मिले। 143 है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास है। इस चीज़ को आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यह बाध्य नहीं होगा, ये भी देख लेना। 1950 में पहले बाध्य था, फिर बाध्य नहीं होगा, इस चीज़ को देख लेना। अगर मैं बात करूंगा इसमें सिविल के बारे में, सिविल और न्यायिक पदाधिकारी को द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य किया जाना आपके 144 में है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो भी देख लिए। अब हम कैग के आर्टिकल को समझेंगे और यहाँ पर संपूर्ण इसका ख़त्म हो जाएगा। 1948 की बात करते हैं तो कैग आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। उनका उल्लेख 148 में है। 149 में कैग के कर्तव्य की शक्तियाँ हैं। 150 में इम्पॉर्टेंट है, देखना, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट दिखेंगे। संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप किसके अंतर्गत है? 150 के अंतर्गत। संप्रेक्षा प्रतिवेदन 151 के अंतर्गत। आज मैंने लगभग आप लोगों को 51 क से यानी मौलिक कर्तव्य तक हमने इससे पहले भाग में करा दिया था। आज हमने इस वाले में क्या ऐड किया है? भाग 5 को ऐड किया था। भाग 5 में आप लोगों का आर्टिकल 50 यहाँ पर 2 से लेके राष्ट्रपति को हमने कवर किया, उपराष्ट्रपति यानी 63 को हमने कंप्लीट किया, वहाँ से करते हुए 73 प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उसके बाद सदन के बारे में पढ़ा। 79, 80 और 81 के बारे में पढ़ा। फिर वहाँ से होते हुए 123 की तरफ आए हम लोग। फिर 124 में आए, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा। 148 और 151 हमने कैग को पढ़ा। हमने 76 के अंतर्गत पहले जो हमारे एडवोकेट होते हैं मान्यवादी, उनके बारे में पढ़ा। आपको आशा करता हूँ मेरा ये सेशन सही लग रहा होगा। 20 मिनट में मैंने लगभग 151 आर्टिकल करवा दिए हैं। इससे पहला वाला हमारा 15 मिनट का था, 35 मिनट में मैंने 151 करा दिए। ऐसे ही आगे 395 हम 2 वीडियो में और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद पूरी पॉलिटी मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि 7 प्रश्न आने हैं, ज़्यादा नहीं आने। जहाँ ज़्यादा आना है वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, जहाँ नहीं आएगा सिर्फ उसको देखना होगा। तो हम 3 या 4 लेक्चर में पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद फिर हमारा भूगोल का चलेगा ऐसी, फिर इतिहास का चलेगा, फिर अर्थशास्त्र का, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चलेगा, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। फिर हम उत्तराखंड की तरफ चलेंगे। ऐसे ही मैथ का हमारा एक सिनेरियो अलग चल रहा है। मैथ को पूरा मैं ढंग से करवा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, हम फ्री तैयारी करवा रहे हैं। आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, हम बस इतना बताते हैं दिशा कैसे चलनी है। मिलते हैं हम किसी दूसरी क्लास में। पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे भाई बहनों को इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।